Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हम ये 2022 में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पूछे गए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. सो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर इज 11. कंसीडर two-dimensional vector space, vector field f xy equals to xi plus yj, where I and j denoted the unit vector along the x-axis and y-axis respectively. A contour C in the xy plane as shown in the figure is composed of two horizontal lines connected at the two ends by two semicircles arc of unit circle. The contour is transversed in the counterclockwise sense. The value of closed path integration over C of f xy dot dxi plus dyj is. We have to find value of this function here. So अगर हमें यहाँ से इसके लिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से हम ग्रीन थ्योरम काम में लेंगे. सो ग्रीन थ्योरम हमें कहती क्या है, यहाँ से हमें क्लोज पाथ दिया गया है. सो क्लोज पाथ दिया गया है तो हम यहाँ से ग्रीन थ्योरम काम में ले सकते हैं. अगर पाथ क्लोज नहीं होता तो ग्रीन थ्योरम नहीं लगती. और यहाँ से एफ भी हमारे पास एक्स वाई की फॉर्म में ही है. सो यहाँ से ग्रीन थ्योरम अप्लाई हो जाएगी. ग्रीन थ्योरम हमें कहती है एम ऑफ डी एक्स प्लस एन ऑफ डी वाई. इंटीग्रेशन ऑफ एम ऑफ डी एक्स प्लस एन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ एन डेल एन बाई डेल एक्स माइनस ऑफ डेल एम वाई डेल वाई into dy by dx, dy and dx. So यहाँ से सिंगल इंटीग्रेशन को हम डबल इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं. m को तो हमने डिफरेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में, n को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में. दोनों की डिफरेंस को इंटीग्रेट कर देना है dx dy के रेस्पेक्ट में. सो सबसे पहले अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, यहाँ से सबसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा. f ऑफ dxi प्लस dyj. इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसे हम क्या लिख सकते हैं, f है हमारे पास xi प्लस yj और dxi dyj है. डॉट प्रोडक्ट हमें दिया गया है, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट में अगर सिंप्लीफाई करेंगे, i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होगी. वैल्यू क्या आ जाएगी, x dx प्लस ऑफ y dy. ये वैल्यू हमारे पास आ गई. अब हमने डबल इंटीग्रेट करना है. सो अगर डबल इंटीग्रेट हमें करना है तो यहाँ से डबल इंटीग्रेशन लगा देंगे. m है हमारे पास यहाँ से x और n है हमारे पास यहाँ से y. दोनों को हमने कंपेयर कर लिया. m इक्वल्स टू है हमारे पास x और n इक्वल्स टू है हमारे पास y. अब n को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो n को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, वैल्यू 0 आएगी. और m का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियली इक्वल्स टू 0 आएगा. सो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 0 माइनस 0 dx dy. ओवरऑल वैल्यू क्या बन गई, 0. सो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx dy dxi dyj over c is equals to 0 आ जाएगा. सो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर 0 बनेगा. सो यहाँ से इज 0 is our final answer. Now come to the next question. So next question is question number 12. Question says that consider a system of linear equation ax equals to b where a equals to a हमें यहाँ से 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी हुई है. सिमिलरली b हमें यहाँ से 2 क्रॉस 1 की कॉलम मैट्रिक्स दी हुई है. द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एडमिट्स, हमें बताना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सॉल्यूशंस क्या होंगे. सो यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, ए एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से हमें गिवन है ए एक्स इक्वल्स टू बी. तो यहाँ से अगर हम देखें, ए तो हमें गिवन है 1 माइनस ऑफ 2 रूट ऑफ 2 प्लस ऑफ रूट ऑफ 2 3 एंड माइनस ऑफ 3. एंड एक्स अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास 2 रोज 3 कॉलम की मैट्रिक्स है. सो हमारे पास x जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें एटलीस्ट 3 रोज तो होनी ही चाहिए. और कॉलम राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ से 2 है. सो 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से 2 रोज है और सिंगल कॉलम है. इक्वल्स टू हमारे पास b बन जाएगा. और b हमें यहाँ से क्या गिवन है, b हमें गिवन है 1 और 3. सो यहाँ से x हम क्या लेंगे, x हम लेंगे x y एंड z, तभी तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा. यहाँ से 3 सेम आएगा तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा. सो अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x माइनस ऑफ रूट 2y प्लस ऑफ 3z इक्वल्स टू, बाय कंपैरिजन से 1 लिख सकते हैं. यहाँ से माइनस ऑफ x प्लस ऑफ रूट 2y एंड माइनस ऑफ 3z इक्वल्स टू 3 आएगा. सो अगर इस इक्वेशन को हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, इसको हम क्या राइट आउट कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड. सो x माइनस रूट ऑफ 2y प्लस ऑफ 3z
इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 आएगा। सो यहाँ से इस इक्वेशन में हमारे पास 1 आया है और इस वैल्यू के लिए हमारे पास इस इक्वेशन में -3 आया है। इंप्लाइज 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 आ रहा है और जो कि पॉसिबल नहीं है, कंट्राडिक्शन कंडीशन बनती है। इंप्लाइज हमारे पास यहाँ से इस इक्वेशन के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सो नो सॉल्यूशन का केस होगा। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी जो कहता है नो सॉल्यूशन फॉर ऑल एक्स करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। कंसीडर द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है a del 2f by del x square plus b del 2f by del y square equals to f, where a and b are distinct points, positive real numbers. Select the combinations of value of real parameters xi and eta such that f of xy equals to exponential xi x plus eta y is the solution of partial differential equation. So हमें eta और xi की वैल्यू लेनी है। सो हम यहाँ से ऑप्शन से डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन डिस्कार्ड करें। जो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो आंसर नहीं होगा। सो अगर हम यहाँ से देखें, सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स वाई क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई हमें यहाँ से गिवन है ए, यहाँ से गिवन है एक्सपोनेंशियल जाई एक्स प्लस ऑफ इटा वाई। सो यहाँ से इसका हम दो बार अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुए del 2f by del x square, this one equals to xi square exponential xi x plus of eta y। सिमिलरली अगर दो बार यहाँ से इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें del 2f by del y square equals to eta square exponential xi x plus eta y आएगा। सो अगर यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करें एंड सेकंड इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करें, सो del 2f by del x square plus b into del 2f by del y square इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, इसको हमने a से मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने b से मल्टीप्लाई करना है, a xi स्क्वायर प्लस ऑफ b इटा स्क्वायर। और यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास f की वैल्यू है, सो यहाँ से हमारे पास f आएगा। सो अगर हम दोनों साइड कंपेयर करें तो कंपैरिजन से हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर क्वेश्चन को हम यहाँ से देखें, क्वेश्चन हमें कहता है a del 2f by del x square plus b del 2f by del y square equals to f of xy। सो ये वैल्यू हमारे पास f के इक्वल आनी चाहिए। तो अगर दोनों साइड यहाँ से हम कंपेयर करें, a ऑफ xi स्क्वायर प्लस b ऑफ इटा स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास कंपैरिजन से क्या आएगा, कंपैरिजन से हमारे पास वैल्यू 1 बननी चाहिए। सो a इंटू इटा स्क्वायर प्लस b इंटू xi स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हमारे पास, सॉरी a इंटू xi स्क्वायर प्लस b इंटू इटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बनना चाहिए। सो अगर हम वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाएं, ऑप्शन ए से काम करते हैं। ऑप्शन ए हमें क्या कहता है, ऑप्शन ए कहता है a इक्वल्स टू इटा इक्वल्स टू 1/2a। सो इसका स्क्वायर करना है, सो a इंटू 1/2a हमारे पास यहाँ आएगा प्लस b इंटू 1/2b हमारे पास यहाँ से आएगा। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1। सो ये एक ऑप्शन हमारे पास एक करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से ऑप्शन बी अगर देखें, y की जगह हमने 1/√a रखना है, सो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, a इंटू इसका स्क्वायर करेंगे सो 1/a बन जाएगा, प्लस b इंटू इटा स्क्वायर करेंगे सो 0 आएगा, ये टर्म 0 में चली जाएगी, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से 1 वैल्यू आ गई। ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर बन रहा है। ऑप्शन सी अगर देखें, यहाँ से इटा और xi दोनों 0 लेंगे तो वैल्यू 0 बन रही है, सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, 0 इक्वल्स टू 1 नहीं पॉसिबल है। इसी तरीके से यहाँ से 1/√a लेंगे, सो a इंटू 1/a आएगा प्लस b इंटू 1/b में चला जाएगा और ये वैल्यू है हमारे पास ऑप्शन डी की। सो 1 + 1 इक्वल्स टू 2 आएगा और 2 इक्वल्स टू 1 होता नहीं, सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास एक तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, इसी तरीके से ऑप्शन बी, ये दोनों ही हमारे पास करेक्ट आंसर होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। अ सिंपल क्लोज्ड पाथ C in the complex plane is shown in the figure if integration over C close contour 2⁻z divided by z square minus 1 dz equals to minus I pi a, where I is equals to root of -1, then the value of a, here we have to find value of a here. So as we can see here, this one is our figure here, which is closed contour. So as we know that by Cauchy's residue theorem, integration of fz dz over the closed contour C is equals to 2 pi iota into sum of residue here. So to find sum of residue, we have to find here poles. सो इस फंक्शन हमारे पास f ऑफ z क्या गिवन है, यहाँ से 2⁻z by z स्क्वायर माइनस 1। इस फंक्शन को अगर सिंप्लीफाई करें, इसे लिख सकते हैं 2⁻z डिवाइडेड बाय z माइनस 1 z प्लस 1। सो अगर हम यहाँ से देखें, इसमें पोल्स कहाँ बन रहे हैं, एक तो पोल्स हमारे पास z प्लस 1 पे बन रहा है, z इक्वल्स टू, और z इक्वल्स टू -1 पे बन रहा है। अब z इक्वल्स टू -1 तो हमारे पास डोमेन के अंदर आ रहा है, हमारे रीजन के अंदर आ रहा है, बट z इक्वल्स टू -1, z इक्वल्स टू या +1 ये हमारे पास आउटसाइड डोमेन आ रहा है। सो यहाँ से इस पर तो हमारे पास फंक्शन एनालिटिक होगा और रेजिड्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रेजिड्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इस पॉइंट पर हमारे पास सिंपल पोल है, सिंपल पोल है तो यहाँ से हमें रेजिड्यू निकालना होगा। सो रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू -1, ये हमारे पास आएगा लिमिट
z is tending to -1, z minus 1, which is equals to z plus 1 divided by f of z. So by simplifying this we can write it as limit z is tending to -1 here, z plus 1 से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2 raised to the power z divided by z minus 1. अब z हम यहाँ से -1 की ओर टेंड करा रहे हैं, so 2 raised to the power -1 divided by माइनस प्लस 1 हो जाए, माइनस ऑफ 2 आ जाएगा. अब ये वैल्यू हमने यहाँ से सब्सटीट्यूट करनी है और क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन ओवर एफ जेड क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू माइनस आई पाई ए. सो माइनस आई पाई ए, दिस वन इक्वल टू माइनस ऑफ आई पाई ए हियर, which is equals to 2 pi iota into sum of residue. This one equals to minus 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 2 तो ये होएगा और 2 ये होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 1/2 पाई आई हो जाएगा. कंपेयर अगर करें तो a इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ रहा है 1/2, इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू 1/2 आएगा, विच इज इक्वल्स टू 0.5. सो यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास आंसर बनेगा 0.5, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is question number 36. Question says that the function fx equals to 8 log ex minus x square plus 3 attains its minimum over the interval close interval 1 to e at x equals to which point? Here we have to find minimum value. हमें बताना है इस फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी. सो जब भी हमारे पास फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी, लाइक एक्सट्रीम वैल्यू होगी, सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा. सो एफ ऑफ एक्स हमें यहाँ से क्वेश्चन में गिवन है 8 log बेस ई दिया हुआ है x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 गिवन है. सो यहाँ से एफ डैश एक्स अगर निकाले, एफ डैश एक्स क्या आएगा हमारे पास 8/x माइनस ऑफ 2x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आएगा 0, इक्वल्स टू हमें क्या करना है, इक्वल्स टू पुट करना है यहाँ पर 0. सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 से अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हमारे पास x 8 इक्वल्स टू 2x क्यूब आ जाएगा, 2x स्क्वायर आएगा, सॉरी 2x स्क्वायर आ गया. इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें सो x स्क्वायर क्या आ जाएगा 8/2 विच इज इक्वल टू 4. सो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या बनती है, x की वैल्यू हमारे पास प्लस -2 बनेगी. अब यहाँ से -2 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें इंटरवल दिया हुआ है क्लोज इंटरवल 1 to e. सो इस इंटरवल के अंदर -2 तो बिलोंग ही नहीं करता. सो यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन बचेगी, x इक्वल टू +2 हमने लेना होगा. x इक्वल टू अगर +2 लेते हैं सो f डबल डैश x निकालते हैं. सो अगर f डबल डैश x अगर हम निकालें, f डबल डैश x हमारे पास क्या आएगा माइनस ऑफ 8/x स्क्वायर और माइनस ऑफ 2 आएगा. सो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें, f डबल डैश एट 2 निकालें, f डबल डैश एट 2 हमारे पास क्या बनेगा, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ से अगर 2 पुट करते हैं वैल्यू 6 बनेगी लेस देन 0. सो ये हमें बताता है यहाँ से x इक्वल्स टू 2 पर हमारे पास क्या बनेगा, ये वैल्यू हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा. अब मैक्सिमम देगा, हमें क्वेश्चन के लिए मिनिमम वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन के लिए अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इस केस में हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट बनाए, वो भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है. तो इस केस में हम बाउंड्री पॉइंट्स पर चेक करते हैं. सो बाउंड्री पॉइंट्स पर अगर चेक करें सो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से गिवन है 8 log बेस ई x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3. सो यहाँ से बाउंड्री पॉइंट्स पर चेक करते हैं. सो f ऑफ 1 पहले निकालेंगे. f ऑफ अगर हम 1 निकाल लें, f ऑफ 1 हमारे पास आएगा 8 log बेस e 1 माइनस ऑफ 1 प्लस 3. सो ये वैल्यू तो 0 को टेंड हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस का 2. ठीक इसी तरीके से f ऑफ e की वैल्यू निकालें, f ऑफ e की वैल्यू आएगी 8 माइनस e स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से प्लस 3 आएगा. तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ से वैल्यू हमारे पास बनेगी अप्रॉक्स वैल्यू 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 11 आएगा, 11 माइनस ई स्क्वायर आएगा, ई की वैल्यू ई स्क्वायर की वैल्यू 7.38 के समथिंग आएगी, तो यहाँ से 3.61. सो यहाँ इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू ये आई है. तो अब क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हमें पूछा गया मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी. सो यहाँ से इसकी मिनिमम वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पर हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है. मतलब x इक्वल्स टू 1 पर जो मिनिमम वैल्यू आई है वो 2 आई है, बट हमें यहाँ से सिर्फ पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकालना है. सो x इक्वल्स टू 1, हमारे पास ऑप्शन बी एक करेक्ट आंसर होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है लेट अल्फा एंड बीटा 2 नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड v1 v2 be 2 नॉन जीरो रियल वेक्टर्स ऑफ साइज 3 क्रॉस 1. सपोज दैट v1 and v2 satisfy v1 transpose into v2 equals to 0 and v1 transpose into v1 equals to 1 and v2 transpose into v2 equals to 1. Let A be 3 cross 3 matrix given by A equals to lambda into v1 v1 transpose and plus b v2 into v2 transpose. Then eigen values of A are, हमें A की eigen values find out करनी है. So अगर A की eigen value find out करनी है, A को हम यहाँ से दोनों साइड से v1 वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं. So a1 A into v1 equals to, यहाँ से अगर v1 से राइट ऑपरेट करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा इंटू v1 ट्रांसपोज इंटू v1 आ जाएगा, प्लस बीटा इंटू v2 ट्रांसपोज इंटू v2 आ जाएगा.
v1 आएगा, सॉरी v1 से ऑपरेट कराएं v1 आएगा। सो अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, इसे सिंप्लीफाई करके हम ये लिख सकते हैं अल्फा इंटू v1, और यहाँ से v1 ट्रांसपोज इंटू v1 बराबर क्या आएगा हमारे पास, इस वैल्यू को v1 ट्रांसपोज इंटू v1 हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ ये वैल्यू 1 आएगी। सो ये वैल्यू हमारे पास 1 में चली गई, प्लस बीटा इंटू यहाँ से v2 को एज इट इज रहने देते हैं और इसका हम ट्रांसपोज फॉर्म में लिख सकते हैं v1 ट्रांसपोज इंटू v2, v1 ट्रांसपोज इंटू v2 हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू हमें 0 दी हुई है, सो दिस वैल्यू इज टेंडिंग टू 0, और ये वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। इसे हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, a v1 इक्वल्स टू अल्फा v1 आ गया। सो ये हमें क्या इंप्लाई करता है, अल्फा इज एन आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू तो हमारे पास अल्फा हो चुकी है। अब अल्फा एक आइगन वैल्यू हो चुकी है, ठीक इसी तरीके से इस a को हम v2 से ऑपरेट कराएंगे, a को अगर हम v2 से ऑपरेट कराएं तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, अल्फा v1 ट्रांसपोज इंटू v2 प्लस बीटा v2 ट्रांसपोज एंड v2 आएगा हमारे पास यहाँ से। सो अगर अब हम इस क्वेश्चन में देखें v2 ट्रांसपोज इंटू v2 इक्वल्स टू 1 आएगा। सो ये टर्म हमारे पास 1 की ओर टेंड कर रही है। ठीक इसी तरीके से यहाँ से इस टर्म को v1 ट्रांसपोज इंटू v2 को v1 ट्रांसपोज इंटू v2 ये वैल्यू हमारे पास 0 की ओर टेंड करेगी। सो यहाँ से ये वैल्यू 0 में जाने से ये पूरी वैल्यू 0 में चली गई। सो a v2 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, b v2 आ जाएगा। सो यहाँ से बीटा हमारे पास, बीटा इज एन आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर, हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, v2 के रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर आ जाएगा। सो एक आइगन वैल्यू अल्फा बनी है, दूसरी आइगन वैल्यू बीटा बनी है। 3x3 की मैट्रिक्स से 3 ही आइगन वैल्यू बन सकती है, जो अल्फा और बीटा होने से हमारे पास ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 0 अल्फा एंड बीटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज, सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 to infinite n raised to the power d divided by c raised to the power n, for which of the following combination of c d values does series कन्वर्स, हमें बताना है कौन सी सी डी की वैल्यू के लिए सीरीज कन्वर्जेंट होगी हमारे पास। सो अगर हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, ऑप्शन ए से स्टार्ट करें, ऑप्शन ए में c इक्वल्स टू 1 दिया और d इक्वल्स टू -1 दिया, तो हमारे पास सीरीज क्या लिखी जा सकती है, सम ऑफ un इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 1 लेना है और d इक्वल्स टू भी हमें d इक्वल्स टू -1 लेना है। सो n रेस्ट टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू क्या लेनी है 1, सो 1 रेस्ट टू द पावर n आएगा, 1 रेस्ट टू द पावर n, सम आएगा यहाँ से। इसे हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ 1 बाई n बाई p टेस्ट। p टेस्ट में n की वैल्यू अगर हमारे पास 1 हो तो ये हमारे पास क्या करेगी, ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होते ही ऑप्शन ए हमारे पास डिस्कार्ड हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी में हमें c इक्वल्स टू 2 लेना है। सो सम ऑफ un सिंप्लीफाई करेंगे, c की वैल्यू अगर 2 लेंगे और c की वैल्यू 2 लेने से 2 की पावर n हो गया, और d की वैल्यू 1 लेनी है, सो n बाई 2 रेस्ट टू द पावर n आएगा। सो अब अगर हम यहाँ से un बाई un प्लस 1 बाई un सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 इंटू डिवाइड करना है तो 2 रेस्ट टू द पावर n डिवाइडेड बाई n आएगा। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें 2 रेस्ट टू द पावर n से 2 रेस्ट टू द पावर n तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा यहाँ से, और इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 प्लस 1 बाई n। अब हमने इस पे अप्लाई करना है लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट लेना है, un प्लस 1 बाई un अगर देखना है तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, लिमिट अप्लाई करने से लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये टर्म हमारे पास 0 में जाएगी। सो यहाँ से वैल्यू 1/2 आएगी, लेस देन 1 आ रही है, इंप्लाइज un प्लस 1 बाई un की वैल्यू अगर लेस देन 1 आती है तो हमारे पास इस केस में सीरीज कन्वर्जेंट होती है। अब अगर सीरीज यहाँ से कन्वर्जेंट बनती है तो हमारा ऑप्शन बी एक करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से ऑप्शन सी को चेक करना है। सो ऑप्शन सी को अगर हम यहाँ से चेक करें, ऑप्शन सी हमें क्या कहता है, c इक्वल्स टू 0.5 लेना है, d इक्वल्स टू -10 लेना है। तो अगर c इक्वल्स टू 0.5 ले तो यहाँ से और d इक्वल्स टू 10 ले तो हमारे पास सम ऑफ un क्या बनेगा, सम ऑफ un हम यहाँ से राइट आउट कर सकते हैं, सम ऑफ n रेस्ट टू द पावर -10 डिवाइडेड बाय 0.5 रेस्ट टू द पावर n आएगा। इसमें भी un प्लस 1 बाई un चेक करेंगे। सो un प्लस 1 बाई un अगर हम यहाँ से चेक करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई रेस्ट टू द पावर -10 डिवाइडेड बाई 0.5 रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 इंटू यहाँ से आएगा 0.5 रेस्ट टू द पावर n डिवाइडेड बाई n रेस्ट टू द पावर 10 आएगा। इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर ले 1/0.5 आएगा, जिसे हम सिंप्लीफाई करके 2 लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 1 बनेगा, और ग्रेटर देन 1 बनते ही हमारे पास सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी और ऑप्शन सी हम यहाँ से डायरेक्टली डिस्कार्ड कर देंगे। ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया, एंड देन लास्ट ऑप्शन बचा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को अगर हम यहाँ से चेक करें तो हमारे पास ऑप्शन डी के लिए c इक्वल्स टू 1 लेना है, c इक्वल्स टू 1 लेंगे 1 रेस्ट टू द पावर n आएगा, सो 1 ही रहेगा, और d की वैल्यू -2 लेनी है, सो n रेस्ट टू द पावर -2, या फिर इसे हम लिख सकते हैं सम ऑफ 1 बाई n स्क्वायर। p टेस्ट से n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आने, p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आती है तो p टेस्ट से हमारे पास यहाँ से ये सीरीज क्या होगी, p टेस्ट से हम लिख सकते हैं ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट होते हैं हमारे पास ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। इस तरीके से यहाँ से हम सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। So question says that the value of integral double integration हमें दिया हुआ है 3 of x square plus y square dx dy, where d is the shaded triangular region shown in the diagram is round
अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास x की वैल्यू 0 से 4 के बीच में चेंज हो रही है, यहाँ से x की वैल्यू 0, यहाँ से x की वैल्यू 4 है। ठीक इसी तरीके से y की वैल्यू -4 से +4 के बीच में चेंज हो रही है। सो यहाँ से लिमिट क्या आएगी, -4 से +4 आ रहा है। और अगर x की फॉर्म में देखें y इक्वल्स टू x की, हमारे पास यहाँ से अगर देखें तो x की वैल्यू तो हमारे पास चेंज हो रही है 0 से 4 के बीच में, और y की वैल्यू चेंज हो रही है -x से +x के बीच में, और इंटीग्रल दिया हुआ 3x² इंटू 3y² dy dx राइट आउट कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ से देखें, ये हमारे पास यहाँ से सिमेट्रिक रीजन है। सो यहाँ से एक एरिया का रीजन, एक रीजन का एरिया निकाल लें, दूसरे एरिया के रीजन को मल्टीप्लाई कर दें। सो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 4, और इस टर्म का हम यहाँ से इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to x कर देते हैं, 3x² प्लस 3y²। dy dx आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 4 आएगा। यहाँ से x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ से इसका पहले इंटीग्रेशन करते हैं y के रेस्पेक्ट में, सॉरी, क्योंकि लिमिट y की लगा रहे हैं 0 से x। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में कर देंगे, तो यहाँ से 3x² इंटू y आएगा, प्लस यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 3y³ डिवाइडेड बाई 3 आ गया। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, 0 to x dx आ जाएगा। सो अगर इसे हम आगे और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, 2 इंटू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 4, 3x³ प्लस 3 to 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x³ आ जाएगा, dx आ गया यहाँ से। अब अगर हम यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करें, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 3x⁴/4 प्लस x⁴/4 लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 to 4। इसे अगर हम आगे और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ये तो 4x⁴/4 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू बनी थी x, यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगा, 2 इंटू 4x⁴/4 और लिमिट है 0 to 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 इंटू x⁴ आएगा, जिसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 512। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बनेगा 512, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।